एक लड़का सुबह सुबह अपने घर से बाहर सड़क के उस पार शौच के लिए जाता है। हल्का हल्का अभी सुबह हो रही थी। जब वह जाता है तो अचानक किसी चीज से उसका पैर टकराता है और वह झाड़ियों में जाकर गिर जाता है। अब वह बाहर निकलकर यह देखने की कोशिश करता है कि आखिर उसका पैर किस चीज से टकराया था। अब किसी भारी चीज से उसका पैर टकराया था। वह अपने जेब से मोबाइल निकालता है, लाइट चलाता है। तभी वह देखता है कि एक बोरी पड़ी हुई है। जब वह बोरी को खोल कर देखता है तो वहीं सन्न रह जाता है। उसकी आवाज़ बंद हो जाती है, आवाज़ निकल नहीं रही थी। अब वह हिम्मत जुटाता है और शोर मचाना शुरू करता है। जैसे ही उसकी आवाज़ को सुनकर आसपास के लोग पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक बोरी पड़ी हुई है जिसकी तरफ वह इशारा कर रहा है। लोग बोरियों में झांक कर देखते हैं तो एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई थी। अब उस लाश को देखकर हर कोई सन्न रह जाता है। फौरन ही पुलिस को फ़ोन किया जाता है। मौके पर पुलिस पहुंचती है। जब पुलिस पहुंचती है, उस बॉडी की शिनाख्त करती है तो पता चलता है कि पास का ही एक ऑटो ड्राइवर है। अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है और इधर सभी लोग यह जानने की कोशिश कर रहे थे। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर इस ऑटो ड्राइवर का कत्ल किसने किया है, क्यों किया गया है। अब पुलिस जांच पड़ताल कर एक ऐसा खुलासा करती है जिसे सभी लोग सुनकर हैरान रह जाते हैं। तो नमस्ते, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विश्व वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। आज कहानी उसी ऑटो ड्राइवर के कत्ल की है, और कत्ल क्यों हुआ ये यह जानते हैं। दरअसल मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश कानपुर की। कानपुर सिकंदराबाद का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम सोहित जोशी रहता है। जोशी पेशे से ऑटो ड्राइवर रहता है। एक दिन जब वह ऑटो लेकर अपने घर से बाहर जा रहा था, तभी एक लड़की उसके ऑटो में सवार होती है और वह कॉलेज के लिए जा रही थी। अब उससे वह बातचीत करने लगता है। धीरे धीरे कई बार वह अपने ऑटो में बैठाकर उस लड़की को ले जाता है। एक दिन सुनसान जगह देखकर जंगल की तरफ वह लेकर जाने लगता है। लड़की इसका विरोध करती है कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, लेकिन वह मानता नहीं है। अंदर ले जाकर उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने लगता है। लड़की अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन ऑटो ड्राइवर उस लड़की के साथ रेप जैसी घटना को अंजाम दे देता है। अब लड़की बिल्कुल डर सी जाती है। ऑटो ड्राइवर वहां उसे छोड़कर चला जाता है। अब लड़की किसी तरह से हिम्मत जुटाती है, अपने घर वालों को जाकर सारी बात बताती है। घर वाले पुलिस थाने पहुंचते हैं और उस ऑटो ड्राइवर के खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराते हैं। पुलिस जाती है लड़की के कहने पर, लड़की के बयानों के अंतर्गत उस सोहित जोशी ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर कानपुर के जेल में भेज देती है। अब कुछ ही दिनों बाद एक और लड़का कन्हैया पांडे भी अपने ही गांव की एक लड़की के साथ रेप जैसी घटना को अंजाम देता है, और उसे भी पुलिस पकड़कर उसी कानपुर जेल में डाल देती है। अब दोनों एक ही जेल में रहते हैं, आसपास के रहने वाले होते हैं। दोनों की मुलाकात होती है और दोनों के आपस में बातचीत होने लगती है, और दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती इस कदर आगे बढ़ जाती है कि दोनों जब जेल से बाहर आते हैं कुछ सालों बाद, तो एक दूसरे के घर उनका आना जाना शुरू हो जाता है। अब कन्हैया कुमार जो रहता है, कन्हैया पांडे, वो अपने क्षेत्र का जाना माना गुंडा रहता है। अब उससे किसी की हिम्मत नहीं होती थी बोलने की। लोग उससे बोलने से भी डरते थे। एक दिन जब वो अपने घर शाम को दारू पीकर जाता है तो उसके पिताजी उसको बहुत डांटते हैं और कहते हैं, अभी तुम मेरी नाक कटाकर जेल से आ रहे हो और फिर से तुमने दारू पीनी शुरू कर दी। अब इसी बीच वो अपने पिताजी को गालियां देना शुरू करता है और उसके झगड़े शुरू हो जाते हैं। अब पिता के साथ उसकी हाथापाई होती है, आसपास के लोग भी जुड़ते हैं, दोनों को किसी तरह साइड करते हैं, झगड़े का समाधान निकालते हैं, बीच बचाव करते हैं। रात होती है, सभी लोग अपने अपने कमरे में खाना खाने के बाद सो जाते हैं। अगले दिन जब सुबह होती है तो कन्हैया पांडे के घर वाले देखते हैं कि उसके पिताजी की कमरे से कोई हलचल नहीं आ रही, कोई आवाज नहीं आ रही है। कमरे में जाकर देखते हैं तो उसके पिताजी फांसी के फंदे पर लटके हुए थे। अब यह देखते ही कन्हैया कुमार जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसके घर वाले आते हैं और देखते हैं कि उसके पिताजी आत्महत्या कर चुके हैं। अब घर वालों का रो रो बुरा हाल रहता है। माँ अलग रो रही थी, बेटी अलग रो रही थी। यह देख आसपास के लोग भी आते हैं और वह जब कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि कन्हैया पांडे के पिताजी
सुसाइड कर लिया है। अब लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है, बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि कन्हैया पांडे के पिताजी ने गले में फंदा डालकर आत्महत्या कर ली है। यानी कि गला कसने से उसकी मौत हो गई है, दम घुटने से उसकी मौत हो गई है। अब पुलिस बॉडी को घर वालों को देती है और घर वाले उसका अंतिम संस्कार करते हैं। अब पुलिस जांच पड़ताल करती है कि आखिर आत्महत्या कन्हैया के पिता ने क्यों की। पता चलता है कन्हैया से रात में उसका झगड़ा हुआ था। अब इस बीच घर वाले भी लड़के को जेल भेजने की जिद करने लगते हैं। अब पुलिस लड़के को गिरफ्तार करती है और पिता के कत्ल के जुर्म में, आत्महत्या करने के लिए उकसाने के जुर्म में उसे जेल भेज देती है। अब इधर उसका दोस्त सोहित जोशी घर के बाहर रहता है। अब एक दोस्त उसका कन्हैया पांडे जो जेल में चला जाता है। अब सोहित जोशी की उम्र 32 साल रहती है। 32 साल का सोहित जोशी अब उसके कन्हैया पांडे के घर आना जाना शुरू हो जाता है। कन्हैया पांडे की एक बहुत ही खूबसूरत बीवी रहती है जिसका नाम रहता है प्रतिमा। प्रतिमा बेहद पढ़ी लिखी भी रहती है। अब इसी बीच सोहित एक दिन उसके घर जाता है। उसके घर पर कोई रहता नहीं है। कन्हैया की पत्नी अकेले घर पर रहती है। बातचीत करते करते दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब धीरे धीरे दोस्ती फोन तक पहुंच जाती है। फोन पर दोनों आए दिन बातें करने लगते हैं। एक दिन सोहित जोशी कन्हैया की पत्नी प्रतिमा को फोन करता है और कहता है कि आज मैं शहर जा रहा हूं, अगर तुम फ्री हो तो चलो मैं तुम्हें शहर घुमा दूं। अब वह घूमने के लिए तैयार हो जाती है और वो ऑटो लेकर आता है। प्रतिमा उस गाड़ी में बैठती है और बैठने के बाद ऑटो से शहर घूमने के लिए जाती है। वह शहर लेकर जाता है, घूमता है और फिर एक होटल में दोनों खाना खाते हैं। बातचीत करते करते उसे वह लेकर एक कमरे पर जाता है। कमरे पर लेकर जाता है, दोनों बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। तभी सोहित जोशी उसके शरीर को टच करने लगता है और वह मुस्कुराते हुए उसे मना करने की कोशिश करती है कि यह तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारे दोस्त की बीवी हूं। लेकिन सोहित कहता है वह उसे बहुत प्यार करता है। उसे पहली बार जब उसने देखा था तो वह उसके दिल में बस गई थी। अब जैसे ही यह बात प्रतिमा सुनती है, वह भी मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। उसका पति उसे प्यार नहीं करता है। अब धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की बाहों में आते हैं और एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। शाम होती है, सोहित जोशी उसे लाकर कन्हैया की बीवी को उसके घर छोड़ता है। अब जब भी मौका मिलता था सोहित जोशी उसे फोन करता था और फोन करने के बाद जब पता चलता था कि कन्हैया कुमार के घर कोई नहीं है तो वह उसके घर जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था। कुछ साल ऐसे गुजरते हैं, फिर कन्हैया कुमार जेल से रिहा होकर अपने घर आता है। जो कन्हैया कुमार रहता है वह पुखराया गांव का रहने वाला होता है। जब वह घर आता है तो कुछ लोग उससे बताते हैं कि उसका दोस्त उसकी बीवी को लेकर अक्सर घूमा करता है। अब इस बात से कन्हैया को झटका लगता है। कन्हैया अपनी बीवी से बातचीत करता है तो कन्हैया की बीवी कहती है कि मैं घर पे अकेली रहती हूँ, माँ है और बहन है। जब कोई रहता नहीं है तो आखिर सामान के लिए, शॉपिंग के लिए कौन बाहर जाएगा। अक्सर कर मैं तुम्हारे दोस्त सोहित जोशी को बुला लेती हूँ और उसके साथ सामान लेने के लिए, शॉपिंग करने के लिए बाहर चली जाती हूँ। अब इस पर कन्हैया कुमार सोचता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। समाज है, समाज तो दो लोगों को देखकर उल्टी सीधी बातें तो करता ही है। अब कन्हैया कुमार घर पर रहने लगता है। इसी बीच एक दिन जब वह ससुराल जाता है तो फिर से सोहित जोशी फोन करता है और उससे मिलने के लिए आता है। वह बताता है कि वह ससुराल में है। सोहित जोशी कहता है वह उसके घर आया हुआ है उससे मिलने के लिए। जब तक वह ससुराल से आए तब तक वह उसकी बीवी के साथ कमरे में बातें कर रहा था। कन्हैया कुमार जब घर में जाकर देखता है तो दोनों एक ही बेड पर बैठकर बातें कर रहे थे। कन्हैया कुमार को शक होने लगता है। एक दिन कन्हैया कुमार कहीं किसी काम से बाहर जाता है तो सोहित जोशी फिर से उसकी बीवी को लेकर अपने घर जाता है और घर जाकर उसके साथ फिर से शारीरिक संबंध बनाने लगता है। और जो लोग उसके घर पर रहते हैं वो बोलने की कोई हिम्मत भी नहीं जुटा पाते। सोहित जोशी भी छोटा मोटा गुंडा रहता है। अब इसकी भनक कन्हैया पांडे को लगती है। कन्हैया पांडे अपनी बीवी को फोन करता है कि तुम कहाँ हो, तो वह बताती है कि वह सोहित जोशी के साथ उसके घर उसके परिवार वालों से मिलने आई हुई है। अब कन्हैया गुस्सा होता है और आता है अपनी बीवी को लेकर, दोस्त से हुटू करते हुए अपनी बीवी को घर लेकर जाता है। घर ले जाकर उसको समझाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी बीवी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। कुछ समय और गुजरता है। एक दिन
घर पर कोई नहीं रहता है तो प्रतिमा कन्हैया पांडे की बीवी सोहित जोशी को फोन करती है और उसे अपने घर पर बुलाती है और कहती है आज उसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। उसका पति आज घर पर नहीं है। जोशी ऑटो लेकर उसके घर पहुंचता है। उसके साथ कमरे में बैठकर बातें कर रहा होता है, तभी दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ फिर से शारीरिक संबंध, फिजिकल रिलेशन बनाने लगते हैं। पास का ही एक व्यक्ति फोन कर कन्हैया पांडे को बताता है कि आज फिर उसका दोस्त सोहित घर पर आया हुआ है और घर पर कोई है नहीं, उसकी माँ बहन कहीं बाहर गई हुई है और वो उसकी पत्नी के साथ अंदर है। अब जैसे ही कन्हैया कुमार को पता चलता है कि उसका दोस्त बिना बताए उसके घर आया हुआ है और उसकी पत्नी के साथ समय व्यतीत कर रहा है, उसे शक होता है। वह चोरी से पीछे के दरवाजे से आता है और खिड़कियों से देखता है तो दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल नग्न अवस्था में सोए हुए थे, एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे। अब इस पर वह शांत रहता है। जब कन्हैया पांडे देखता है कि उसका दोस्त अब निकल कर बाहर जा रहा है, तभी वो अपने दोस्त को आवाज लगाता है और कहता है कि तुम तो दोस्त के नाम पे कलंक निकले, तुमने तो दोस्ती में दरार डाल दी। तुम मेरे ना रहने पर मेरी बीवी के साथ ही तुम प्रेम संबंध बना रहे हो और उसका नाजायज फायदा उठा रहे हो। सोहित जोशी माफी मांगते हुए वहां से निकल जाता है। अब उसकी पत्नी जब सामने आती है तो वह अपने पति कन्हैया पांडे का मुकाबला नहीं कर पा रही थी, नजरें नहीं मिला पा रही थी। अब कन्हैया पांडे उसको समझाता है, झगड़े करने लगता है, लेकिन अब कन्हैया पांडे की बीवी माफी मांगने लगती है। वो अपनी बीवी को माफ कर देता है। कुछ दिन और गुजरता है, फिर कन्हैया पांडे एक दिन रात को देख रहा है कि उसकी बीवी किसी से बातें कर रही है। फिर से वो अपनी बीवी से कहता है कि तुम किससे बातें कर रही हो। अब उसकी बीवी अपने पति को पीछे खड़ा हो देख डर जाती है। डरने के बाद वो फोन कट कर देती है और फिर से कहती है वो उसके दोस्त से बात कर रही थी। वो फोन चेक करता है तो वह सोहित जोशी से बातें कर रही थी। अब उसकी बीवी नजरें नहीं मिला पा रही थी, वो परेशान थी। अब इस पर वो अपनी बीवी की पिटाई करता है और फोन छीन कर तोड़ देता है। अब वो अपनी बीवी से बातचीत करता है और उसको बेहद समझाने की कोशिश करता है। 18 अगस्त 2023 की रात शाम को करीब 5 बजे सोहित जोशी सवारी बैठाकर कांधी गांव गया हुआ था। शाम हो जाती है, रात हो जाती है, लेकिन वह अपने घर नहीं आता है। अब उसके घर वाले हैरान रहते हैं, परेशान रहते हैं कि आखिर सोहित कहाँ चला गया। अब आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं तो उसका कुछ पता नहीं चलता है। अब रिश्तेदारियों में फोन किया जाता है कि हो सकता है कि सोहित अपने रिश्तेदारियों में गया हो, वहां पर भी वह नहीं रहता है। अब माँ परेशान होती है तो परेशान होकर एक पड़ोसी के साथ पहुंचती है थाने। थाने पहुंचने के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराती है कि उसका बेटा सोहित सवारी बैठाकर कांधी गांव गया था सिकंदराबाद कस्बे से और वो अभी तक नहीं लौटा है। अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है, तभी अगले दिन पुलिस को फोन आता है कि डेरापुर के बीबीपुर गांव के सड़क के किनारे एक झाड़ियों में एक लाश मिली है। अब पुलिस को जैसे ही पता चलता है कि एक लाश मिली है, वो फौरन ही बीबीपुर के लिए निकलती है। बीबीपुर जाने के बाद देखती है कि एक बोरे में एक लाश पड़ी हुई है। उसके हाथ कटे हुए हैं, चेहरे पर काफी चोट के निशान हैं। पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उसकी जांच पड़ताल करने लगती है तो पता चलता है कि यह वही सोहित जोशी है जिसका पिछले दिनों गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। अब घर वालों को फोन किया जाता है। घर पे उसके 2 भाई रहते हैं, दोनों भाई भी आते हैं। आकर पुलिस को बताते हैं कि पिछले दिनों इसका एक व्यक्ति से झगड़ा हुआ था जो कि इसके साथ ऑटो में गया हुआ था और वही व्यक्ति था जिसकी बहन की पहले इसने रेप की थी। उसकी रेप के जुर्म में जेल भी गया था। अब पुलिस उस लड़की के भाई को गिरफ्तार करती है, उससे पूछताछ करती है तो बार बार कहता है कि मैं तो था ही नहीं, मैं शहर से बाहर था, तो मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं। अब पुलिस उसकी जो भी वह बताता है उसकी कॉल डिटेल्स उस लड़की के भाई की निकालता है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता है, वह वाकई में शहर से बाहर था। अब पुलिस फिर से जांच पड़ताल में जुटती है तो पता चलता है कि सोहित जोशी का एक कन्हैया पांडे नामक छोटे से गुंडे मवाली की बीवी से अफेयर चल रहा था। दोनों कई साल पहले जेल में एक ही साथ बंद थे, दोनों की काफी अच्छी खासी दोस्ती थी। अब पुलिस कन्हैया पांडे को गिरफ्तार करती है, उससे पूछताछ करती है तो कन्हैया पांडे कुछ भी बताने से मुकरता है। लेकिन पुलिस जब कॉल डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है कि उस दिन उस पर आखिरी कॉल जो आई थी सोहित जोशी पर,
वह किसी और की नहीं बल्कि कन्हैया पांडे की बीवी की आई हुई थी। अब कन्हैया पांडे की बीवी को पुलिस पूछताछ के लिए गिरफ्तार करती है और जब पूछताछ करती है तो कन्हैया पांडे की बीवी प्रतिमा एक ऐसा खुलासा करती है जिससे सभी लोग सुनकर हैरान रह जाते हैं। जो कन्हैया पांडे की बीवी दिलो जान लुटाती थी शोहित शोहित जोशी पर, जिसको घर बुलाकर शारीरिक संबंध बनाया करती थी, उसके साथ घूमने जाया करती थी, वो अपने पति के साथ प्लान बनाकर अब उसे मारने की कोशिश करती है। और इस प्लान के तहत उसका जो पति है कन्हैया पांडे अपने दो दोस्तों के साथ बाहर जाता है और उसके ही पत्नी ने फोन कर उसे एक जगह सुनसान जगह पर बुलाती है शाम करीब 6 बजे। और उसे बुलाने के बाद उसकी पत्नी और कन्हैया पांडे और उसके दोनों दोस्त लेकर एक सुनसान जगह पर जाते हैं, जहां जाकर उसके हाथ काट देते हैं और उसके चेहरे पर ईंट पत्थर से कूच कूच कर उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद रात होती है तो बोरे में भरकर बीबीपुर डेरापुर गांव के सड़क के किनारे एक सुनसान जगह पर झाड़ियों के पास बॉडी को फेंक कर वहां से चले जाते हैं। अब पुलिस उसके दोनों साथी और कन्हैया कुमार और फिर से उसकी पत्नी को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार कर चारों का बयान लेती है। बयान लेने के बाद उन चारों को जेल भेज देती है। दरअसल साथियों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आप सभी साथियों को जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। दरअसल अक्सर कर काफी अच्छी जहां दोस्ती होती है दोस्तों के बीच, कई बार ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है कि एक दोस्त की बीवी की मदद भी करता है। और कई बार ऐसा होता है कि कई बार एक दोस्त की बीवी को चाहने भी लगता है, दोनों एक दूसरे को दिल भी दे बैठते हैं और ऐसी हरकतों को अंजाम देते हैं जो बेहद ही शर्मसार करने वाला होता है, दो दोस्तों की दोस्ती को कलंकित करने वाला होता है। चलते चलते साथियों, कुछ दोस्तों ने कमेंट किया है जिनके नाम है नसीमुद्दीन, पच्चू भाई है हमीरपुर यूपी से, फैजल खान है राजस्थान के रहने वाले हैं, अमन तिवारी है, राहुल सिंह है, शुभम लखनऊ के रहने वाले हैं, मोनू यादव है उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के रहने वाले हैं, हिमांशु राय है उत्तर प्रदेश प्रयागराज के रहने वाले हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा। और जो साथी नए आए हैं उनसे अपील है कि आप सभी साथी विश्व वारदात तक के इस छोटे परिवार से चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।